वो जो लोग एसोसिएट करना है तो वो लोग नाम भेज दीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286 श्री हुसैन दलवाई। सर 286 मंत्री जी पटल पे जब सर सप्लीमेंट्री 1। मेरा एक सवाल है कि कोल्ड स्टोरेज बनाने के बारे में प्रपोजल्स दिए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जरिए कितने कोल्ड स्टोरेज अभी तक बनाए गए और बनाए नहीं गए होंगे, तो कौन से बनाने के लिए प्रपोजल्स आए हैं, उसके लिए फंड की क्या व्यवस्था है? मैं उम्मीद रखता था, माननीय सदस्य बड़े अनुभवी हैं, मूल प्रश्न से जुड़े हुए उनके प्रश्नों में मूल प्रश्न में कोल्ड चेन की बात नहीं कही गई है। उन्होंने योजना की चर्चा की और उन योजना से जुड़े हुए मैं इतना ही कहूँगा कि जो योजना महाराष्ट्र सरकार की ओर से मिला है, उन्होंने स्पेसिफिक महाराष्ट्र राज्य की बात की है और हमने उसको पूरे तौर पे जवाब भी दिया है और ये भी कहा है कि आपने हमें 16 कहा कि 16 फिशिंग सेंटर और हार्बर की बात की है। हमें कोई एप्लीकेशन एक को छोड़ करके प्रपोजल अभी तक राज्य सरकार की ओर से नहीं मिला है और 4 जो हमें मिला था, 4 हमने उसको सैंक्शन कर दिया है। वो ये शोषण डॉक, करंजा, आनंदवाड़ी, मिर्कावाड़ा, ऐसे 4 हार्बर कोल्ड लैंडिंग सेंटर को हमने सैंक्शन की है। जहां तक कोल्ड स्टोरेज की बात की है, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा कि भारत सरकार ने स्पेशली इनका कोई प्रपोजल महाराष्ट्र सरकार से मेरे पास पेंडिंग नहीं है। एक प्रपोजल बरसोबा का है, जो बरसोबा का अब कंप्लीट वहां से प्रोजेक्ट बन के नहीं आया है। हमने उस पर क्वेरी की है, लैंड क्लियरेंस नहीं है, पर्यावरण का नहीं है, इसीलिए वैसे देश में हमने 461 कोल्ड स्टोरेज बनाया है। कुल महाराष्ट्र का। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। 20 प्रपोजल्स फिशरीज के बारे में दिए गए थे, 2 प्रपोजल्स आपने उसके लिए फंड्स प्रोवाइड किया है, ऐसा लोकसभा में उत्तर दिया है। 18 प्रपोजल्स जो बाकी हैं, वहाँ ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र से आपके पास प्रपोजल आए नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। 18 प्रपोजल्स के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, उसमें कुछ फंड देने के लिए आप तैयार हैं क्या? नहीं। धन्यवाद महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि चिट्ठी किसी पते पर किसी ने भेजा और जवाब हमसे खोज रहे हैं। मैंने जब पता की कि माननीय दलवाई साहब ने जब ये कहा कि 16/9, तो कल मुझे रात में पता चला कि वहां से माननीय एक सदस्य जो उस सदन के सदस्य हैं, वो वहां भेजे थे शिपिंग डिपार्टमेंट में, और शिपिंग जो मेरे पास जितने प्रपोजल आए थे, उन सारे प्रपोजल को हमने निष्पादन करने का काम किया है। आग्रह करूंगा, अभी हमने 10 किया है, 12 टोटल, उसमें 4 महाराष्ट्र को दिया है महोदय। इसके लिए मुझे धन्यवाद की भी उम्मीद करता हूं, धन्यवाद भी देंगे। धन्यवाद। श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी, नहीं प्लीज, श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी, नहीं, नथिंग इज गोइंग ऑन। और श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी। I would like to request the minister to let us know the status of the project submitted by government of Karnataka on the fisheries side, covering 3 coastal districts, that is North Canara, Udupi district and South Canara. What is the status of the landing sites and the fishing harbors? The question is related to Maharashtra. If Honorable Minister wants, he can reply. नहीं, माननीय
सदस्य हमारे श्रद्धेय हैं, लेकिन मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि क्वेश्चन के अनुरूप ही सप्लीमेंट्री हो। लेकिन कर्नाटका में भी हमने खुले और हेजमाडी कोडी 2 जगह हमने प्रपोजल को सैंक्शन किया। धन्यवाद। श्री केजे अल्फांजो। Chairman, sir, if the Honourable Minister would like to give me a reply on Kerala, because Kerala is one of the biggest, largest fish catching states in the country. How many fish landing centers have been approved for Kerala, and how many proposals are pending, and what is the ministry doing about this? मैं पुनः कहना चाहूंगा, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र। इफ ऑनरेबल मिनिस्टर वांट्स टू रिप्लाई, इट डिपेंड्स ऑन अदरवाइज। माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि केरला एक ऐसा राज्य है जो फिशिंग कैचिंग में, मैरीन कल्चर में अग्रणी राज्य रहा है। आज की तारीख में ना हो, लेकिन अग्रणी राज्य रहा है। और हमारे यहाँ जो भी प्रपोजल आए हैं, उस प्रपोजल को हमने स्वीकृत करके अभी भी हमने उनको पैसा रिलीज की है। इसलिए केरला का हमारे पास अभी कोई प्रपोजल। श्री पी विल्सन। Regarding this fish harbor and fish landing in Tamil Nadu, is there any proposal pending, sir? Is there any welfare schemes proposed for these fishermen who go into the deep sea risking their lives? Thank you, sir. It's on the Honorable Minister to reply. मैं पुनः कहना चाहूंगा माननीय सदस्यों से कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर ही आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, नॉट आउटसाइड दैट, प्लीज प्लीज प्लीज। महोदय, वैसे तो प्रपोजल मान्यवर नया तमिलनाडु से फिशिंग हार्बर का एक प्रपोजल आया है, और उस प्रपोजल को त्रिवेदी विलेज का प्रपोजल है, और उस प्रपोजल को हमने सैंक्शन की है। आप देखेंगे तमिलनाडु में 4 प्रपोजल हमने ऑलरेडी सैंक्शन किया है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 287 श्री राजकुमार धूत, एब्सेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। थैंक यू। श्रीमती बिप्लव ठाकुर। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि नहीं, हमने कोई ऐसी स्कीम बंद नहीं की है और 730 दिन के लिए लीव दी जाती है। मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहती हूँ, क्या ये नॉर्म्स ओनली 1 चाइल्ड के लिए ही है? अगर 2nd चाइल्ड होता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन रखा है? क्या उतना ही उनको लीव दी जाती है या उसमें कुछ कम की जाती है, या उनका क्या किया जाता है, ये जानना चाहती हूँ। धन्यवाद। Sir, you know very well, Honorable Prime Minister's vision is Beti Padhao, Beti Bachao. All this is the special respect to be given to the woman. Today, for 2 children, sir. First child also given 365 days, and for next 1 year, it is the 80% of the salary is given for up to 2 children, sir. This facility is given, sir. थैंक यू। श्री अनिल देसाई। Honorable Railway Minister has given a very cute answer, and that is really employees of the railways must have huge side of relief, because this is not accorded to other public sector industries. But as well, may I know from the Honorable Minister through you, sir, childcare leave for 2 years, the provisions have been given that 100% for the first year and 80% for the second. There are cases which occur with the employees where they need to go because of the individual exigencies, some emergencies. They need to go beyond that. Is there any provision of sabbatical? In sabbatical leave provision has been made. Thank you, Anil. For railways? Thank you. Sir, the specific answer is regarding for the child care के बारे में है, sir. If he requires any specific this thing, the railway rules are there, sir. For any special this thing, they have to obtain the medical certificates and other certificates. If it is exigency, then at that time, the concerned higher authorities will consider that point, sir.
आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को और शायद पूरे देश को भी थोड़ा सूचित करना चाहूँगा कि ये चाइल्ड केयर लीव को हम, विप्लव मैडम जी अगर आप भी गौर करें, क्योंकि उन्होंने प्रश्न उठाया था, इसमें शायद कुछ गलतफहमी है कि ये सिर्फ जब बच्चा पैदा होता है तभी ये लीव मिलती है। ये ऐसी नहीं है ये लीव। ये जो भी हमारी वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं उनके जिनके माइनर बच्चे हैं और जब वो बच्चे 18 साल तक की उम्र के होते हैं उनको कभी एग्ज़ाम के लिए, उनको पढ़ाने के लिए उनको लीव लगती है, कभी कोई बच्चा बीमार हो जाए तो माइनर बच्चों को संभालने के लिए जो लीव लगती है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। एक बात। दूसरी बात, जो नई चीज़ अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया और हाल में 2018 से इसको शुरू किया गया है कि पहले तो 6 पे कमीशन में तय हुआ था कि जो महिलाएं हैं उनको ये 2 साल की लीव, पहले साल 100% तनख्वाह, दूसरे साल 80% तनख्वाह पे मिल सकती है। अभी हमने उसको संशोधित करके जो सिंगल मेल पेरेंट है, अगर किसी व्यक्ति का कोई कारणों से सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट है, उनको भी इसी प्रकार से 2 वर्ष की लीव मिल सके। अपने माइनर बच्चे जो 18 साल की उम्र के कम हैं उनको ये सुविधा देने का निर्णय 2018 में लिया गया, 11 दिसंबर 2018, और अब अप्रैल से रेलवे ने भी लागू कर दिया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा संवेदना का भी विषय है और जेंडर जस्टिस इन अ वे इन रिवर्स। इट इज जेंडर जस्टिस इन रिवर्स कि एक व्यक्ति कोई दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से मेल सिंगल है, बच्चों को संभालना है, बच्चों की पढ़ाई होती है, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम आ गया, कभी गंभीर बीमारी हो गई, उनको भी ये लीव देना, ये अपने आप में एक दर्शाता है माननीय प्रधानमंत्री की सोच कितनी आगे जाती है कि ये आदमियों को भी, पुरुषों को भी ये समस्या का सामना करना पड़े, तो सरकार ने उस पर संवेदना से देखना चाहिए। श्रीमती कैका साहब, परवीन। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि रेलवे में काम करने वाली महिलाओं के छोटे बच्चों के देखरेख के लिए क्या शिशु देखरेख कक्ष बनाने पर विचार रखती है सरकार? The railway has been made all the facilities for the kids, those who are small kids, for the women they are bringing in the railways, as good as the airports, how we have made, that arrangements have been made in the railways also. Thank you. Question number 288, Sri Bhaskar Rao. 288. Honorable Minister. Jawab. Sir, answer is laid on table, sir. First supplementary. What plans does the railways have for measuring the basket of goods in the freight portfolio of the railways? Sir, regarding the fertilizers, you know very well, the farmers are very much need, and this is the demand is based on the state government, sir. Many times the state governments, they request the railway, we want the fertilizer to the certain destinations. The railways have made all the arrangements, sir. There is no problem from the railway goods sheds and stations. Whatever the farmers they require in the country, when from 2014, when the Honorable Prime Minister assumed the office under the leadership of the Honorable Minister Sri Piyush Goyal ji, there is no problem for the fertilizer transportation, sir. So during Sadanand Gowda or earlier our Anand Kumar, many problems we were facing, but as soon as we contacted the railways, the supply was made to the farmers. There is no problem, sir. We were arranging all the facilities. Thank you. Second supplementary. How many new rack points have been identified by the ministry in the Odisha? At what outlay and what is outlay for maintenance and upgradation of the existing rack points in Odisha? More than 59
the rake points are there, sir, for loading the fertilizers, other goods also. So apart from this ongoing process for the railways, sir, whenever the maintenance required, repairs is required, we are doing. If the state government still further any requirement is there, that can be studied, sir. Thank you. Sri Ripun Bora ji. Thank you, sir. Sir, the Honorable Minister, in his reply, he has said that there is all total in the country 908 rack points all over in the country. And the ministry has taken for modernization improvement of only 60. So now I want to know that what about the others, because it is very important for transportation of fertilizers. So out of 900, only 60 modernization has taken. So now I want to know from the Honorable Minister, what will be the fate of the others, other rack points? Thank you. You know very well, sir, the agriculture scenario is changing in the country under the leadership of the Honorable Prime Minister. Now, most of the agriculture, now we are going for organic fertilizers. All these days, by using the fertilizer, we have lost the strength in the land. And now we are giving the every rural areas to check the land, and the soil testing also we are doing. So in coming days, it is based on the demand of the state governments. Wherever they want the special arrangement for the good sheds, other this thing, if the state government provides land and other facility, definitely those can be studied by the railway department, and the whatever arrangement for the farmers, our government is committed to the farmers, sir. Thank you. Srimati Sarojini Hemram. सर जो आंसर दिया गया है सर 60 नंबर ऑफ रैक पॉइंट निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, उनमें से 31 कार्य पूरे हो गए हैं। सर मैं मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ, उड़ीसा से 19 एग्जिस्टिंग रैक और 1 न्यू रैक पॉइंट कुल मिलाकर 20 रैक पॉइंट का प्रपोजल डेवलप और एप्लीकेशन के लिए गया है। तो सर मैं जानना चाहती हूँ ये जो 60 रैक पॉइंट में से उड़ीसा से कितना रैक पॉइंट अपग्रेडेशन और उनका कंप्लीशन के लिए गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ। Sir, we are having the details. I'll send the details to the honorable members afterwards. Thank you. Question number 289, Sri A. Vijay Kumar. 289, sir. First supplementary. What are to promote the organic, this agricultural production, what are the steps where the government are taken for that, sir? सर, वैसे आपने जैसे मार्क किया, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने का अलग इशू है, मगर आपकी जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए और किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोड्यूस पैदा करते हैं उनके अच्छे भाव मिलने की संभावना से हम परंपरागत कृषि योजना के तहत किसानों को 3 साल के लिए 50,000 रुपया की मदद करके किसानों को प्रोत्साहन करने की योजना चला रहे हैं और ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके यूनिट डालने के लिए भी उनको सहायता देने की योजनाएं लागू है। Normally the farmers are getting the more benefits for the agricultural products. To promote this organic production, we will give you the more supply of this organic fertilizers, and as well as the organic production, they are given more subsidy for that, sir. Thank you. सर वैसे मैंने पहले उत्तर में भी बताया था कि हम प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपया 2 हेक्टेयर तक क्लस्टर बेस पे किसानों को देने की योजना हमने बनाई है। राज्य सरकारों की डिमांड के तहत ये क्लस्टर्स हम मंजूर कर रहे हैं। जिन राज्यों से जितना भी योजनाएं आई हैं उन सबको मंजूरी दी है। धन्यवाद। प्रोफेसर राम गोपाल यादव। धन्यवाद श्रीमान। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है बहुत विस्तृत जवाब है, लेकिन श्रीमान हम लोग
जब से राजनीति में आए ये आंदोलन करते रहे कि किसानों को उनकी लागत का लाभकारी मूल्य मिले, और लाभकारी मूल्य तभी मिल सकता है जब सीएसीपी सही लागत का अनुमान लगाकर आपके सामने रखे और उसके आधार पर एमएसपी तय हो। लेकिन सच बात यह है कि सीएसीपी जो असली लागत, जो कुल लागत होती है किसान की, उसका सही असेसमेंट न करके गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार उसको निश्चित कर देती है ताकि 1.5 गुना ये दे सकें। और 1.5 गुना भी इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि कहीं भी क्रय केंद्र खोले नहीं जाते। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या आप सीएसीपी का जो गठन है उसमें किसानों के प्रतिनिधियों को और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करने की कृपा करेंगे? धन्यवाद। माननीय उप सभापति महोदय, मैं प्रोफेसर राम गोपाल जी की इस बात के साथ पूर्णतया सहमत हूँ कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए देश में सदियों से मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा कि संघर्ष चल रहा है। मगर उन्होंने जो बात उजागर किया है कि सीएसीपी जो है वो आकलन ठीक नहीं करती है, इसी के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रोफेसर साहब को और पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि सीएसीपी की जो ओर से जो आकलन किया जाता है वो साइंटिफिक वे में किया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि यूनिवर्सिटी जो स्टेट की होती है वो यूनिवर्सिटी के माध्यम से किसानों को चयनित किया जाता है और उस किसान के खेत में उनकी पूरी फसल का टेन्योर जब तक ख़त्म हो जाता है तब तक बोने से लेकर उसकी क्रॉप हार्वेस्टिंग तक नियमित रूप से वो करते हैं, फॉलोअप करते हैं और हर रोज़ वो उस किसान के पास से वो नोट बना देते हैं, उसी से वो फिगर आता है। उसी में एक बात ये आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हर प्रांत में से वो हर क्रॉप के लिए अलग अलग आता है और हर प्रांत में उनकी अलग अलग लागत लगती है, वो भी सही बात है। फिर इसका वो बना के पूरे देश के लिए, और जब ये एमएसपी तय होते हैं उसी समय उपभोक्ताओं को भी ध्यान में रखने की एक सावधानी सरकारें बरतती हैं। इसके लिए सीएसीपी की तरफ से जो योजना बनी है उसी में कोई कचाश नहीं है। दूसरा आपका जो इश्यू है कि सीएसीपी में किसानों के प्रतिनिधित्वों का और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को रखने का प्रावधान सरकार की मंशा है। पूर्व से ही वो किसान संगठन के प्रतिनिधि और प्रगतिशील किसानों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। धन्यवाद। श्री टीकेएस एलन गोवन। Chairman, sir, during the DMK rule in Tamil Nadu, we had set up farmers market in all the rural areas wherein a government officer will be there to fix prices for the agricultural products, not only for rice, for fruits and vegetables also. Whether the government has any idea to advise the states to see that every village, every farming area has a farmers market wherein the government intervenes in fixing the prices of agricultural products apart from the price which FCI and other civil supplies agencies buy. For private buyers, the government intervenes and fixes the price. Thank you, Thank you, farmers. माननीय उप सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सवाल उस प्रकार का है जो मैं समझ रहा हूं कि गांव में जो मंडियां लगती हैं उस मंडियों में जो ओपन ऑक्शन होता है उस ऑक्शन में सरकार के अधिकारियों को रहकर उसके दाम तय करना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक है नहीं और अभी सरकार करने की भी मंशा नहीं रख रही है। वहाँ किसानों को अच्छा दाम मिले इसके लिए उनको अच्छी बोली का प्रावधान करने के लिए एक इनाम करके एक योजना सरकार ने लागू की है और एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस किया गया है जिस पर किसान
को अच्छी मार्केट मिले। अभी इसका इतना प्रचलन किसानों के बीच में नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में इसको सही तरीके से किसानों को अवेयर किया जाए और व्यापारियों को भी इनके साथ जोड़ा जाए, ताकि पूरे देश के व्यापारियों को किसानों के माल को खरीदने का अवसर मिले। ये एक प्रयास हो रहा है। दूसरा एक प्रयास भारत सरकार की ओर से ये भी चल रहा है कि जो गाँवों में मंडियाँ थी उसमें से 22,000 मंडियों को चिन्हित किया गया है, जो ऐसे ही लग रही थी मेले की तरह, कि इसमें किसी का कोई संज्ञान नहीं था। उस मंडियों को भी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देके वहाँ ठीक प्रकार से कार्य चले और किसानों को उचित दाम मिले, उस प्रकार की योजना भी अमल में लगाई। धन्यवाद। श्री जयराम रमेश जी। Thank you, sir. Sir, I have repeatedly asked in earlier sessions whether the CACP is going to change the basis of defining what the cost of production is in order to calculate the MSP. I was assured by the minister that there is an expert committee that was set up by the CACP which will recommend whether we should move to a new formula for calculating the cost of production for determining MSP. My question is the report being submitted? If the report has been submitted, what is the recommendation to change the basis of the cost of production for the calculation of MSP? Thank you. Thank you. उपसभापति महोदय, इस जो CACP के द्वारा जिस पद्धति से कैलकुलेशन किया जाता है उसमें बदलाव करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के जो सुझाव आए हैं वो भी हमारे एक्सपर्ट के द्वारा उस पर चर्चा की जा रही है। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो इसमें इस प्रकार के सुझाव नहीं है कि जिसको तुरंत ही लागू कर दिया जाए। तो थोड़ा हम यूनिवर्सिटी के साथ और जो सिस्टम के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ परामर्श हम कर रहे हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 290 श्री केसी राममूर्ति। Sir, question 290. Honorable Minister, first supplementary. Sir, getting active pharmaceutical ingredients and key starting material is one thing, and getting them at a price which industry used to import from China before COVID is another thing, sir. Sir, we have APIs only for the next 2 months. I would like to know from the Honorable Minister, of the 58 APIs from China, which we are used for antibiotics, vitamins and other essential machines, I would like to know whether the government has taken any steps to encourage domestic manufacturing of APIs by creating a suitable ecosystem. Thank you. माननीय उप सभापति जी, एपीआई के संदर्भ में बेसिकली फार्मा सेक्टर में हम कई एपीआई इंपोर्ट भी करते हैं, कई एपीआई एक्सपोर्ट भी करते हैं। माननीय सदस्य जी की एक बात सही है कि कई ऐसे एपीआई है जिसमें हम चाइना पर ज़्यादातर डिपेंड करना पड़ता है। चाइना पर ऐसे 53 एपीआई है जो हमने आइडेंटिफाई किया है, उसमें चाइना पर हमें थोड़ा सा डिपेंड करना पड़ रहा है। ये एपीआई देश में बने और उसके लिए हमने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी गठित की है और ये एपीआई देश में कैसे बनाया जाए उसके लिए एक सुनिश्चित कार्य योजना बना के हम उसके ऊपर आगे काम करना शुरू कर दिया है। Second supplementary. Sir, one of the issues that our pharma sector is facing is the high GST rate. Current rate is 18%, sir. The pharma sector has always requested the government to bring down it to 5%. I would like to know from the Honorable Minister whether the issue has been considered by the ministry and whether recommendations have been made to the GST Council to reduce the GST. सर, एपीआई इंडिया में प्रोडक्शन होना उस विषय जीएसटी से ज़्यादा टच नहीं करता है, लेकिन चाइना में एपीआई का प्रोडक्शन वहाँ बल्क में होने से और कंपटीशन में इंडिया से वहाँ की प्रोडक्शन को 35% कम थी और 35% कम होने से इंडिया में प्रोडक्शन कंपटीशन में टिक नहीं सकता था। जीएसटी का जब तक सवाल है तब तक, जब से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तब फार्मा इंडस्ट्रीज़ में आज देश में 12% फार्मा इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो रहा है। आप आज सब अमेरिका में जाइए, अमेरिका में 4 जेनरिक मेडिसिन टैबलेट ली जाती है, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई टैबलेट होती है। सारे वर्ल्ड में
6 टैबलेट लोग खाते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। मतलब देश में जब से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ उससे फायदा ये हुआ, पहले ऐसा होता था कोई स्टेट में वेट में रिलैक्सेशन मिलता था, कोई स्टेट में टैक्स में ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता था, तो इंडस्ट्रीज अहमदाबाद गुजरात में होती थी, वहाँ से हिमाचल ने उसको इंसेंटिव दे दिया, वहाँ चली जाती थी, बाद में नॉर्थ ईस्ट में इंसेंटिव दे दिया, वहाँ चली जाती थी। उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स है, उत्पादक है, उसका खर्च भी बढ़ता था और अपने जीएसटी का वेट का फायदा मिले, टैक्स का फायदा मिले, इसलिए वो जाया करते थे। जब जीएसटी आने के बाद सारे देश में टैक्स यूनिफॉर्म हो जाने से इंडस्ट्रीज भी हैप्पी है और प्रोडक्शन भी बढ़ा है और ग्रोथ भी बढ़ा है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी और सदस्यों से आग्रह है कि कृपया ब्रीफ हों, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए भी सदस्य कह रहे हैं कि थोड़ा जल्द हो तो उन्हें भी सुविधा होगी। श्री वी विजय साई रेड्डी। What steps the government is taking to ensure that despite the rise in the prices of active pharmaceutical ingredients, API, the prices of essential medicines do not increase? Also, what steps the government is taking to stop the hoarding of medicines by the patients in the fear of future unavailability? Thank you, Vijay Sahi. सर, देश में लोगों को दवा किफ़ायती रेट में मिले उसके लिए एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन होता है और उसमें से 1000 से ज़्यादा फॉर्मुलेशन के प्राइस हमने फिक्स की है। और देश में एपीआई का प्रोडक्शन हो और देश में ही फॉर्मुलेशन बने, उसके लिए एक चैनल होती है साहब। पहले उसमें केएसएम होता है, उसके बाद केएसएम मतलब प्राइमरी रॉ मटेरियल, उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद एपीआई और एपीआई फॉर्मुलेशन में यूज होता है। तो कुल मिला के सीक्वेंस सारी देश में फुलफुल हो और देश में एपीआई का भी प्रोडक्शन बने और फॉर्मुलेशन का भी प्रोडक्शन बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री सस्मित पात्रा। Minister is that for the testing of COVID-19, certain primers and probes are required which are under manufacturing in the country. My earnest request is that whether sufficient manufacturing of primers and probes are there in the country at the moment, and whether the government is trying to expedite and increase the manufacturing amount for the testing of COVID-19. Thank you. सर, आज कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी के रूप में उभरा है। ऐसी स्थिति में हमारे देश में भी आप देख रहे हो मीडिया के माध्यम से, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही इनिशिएटिव लिया है और कल सारे राष्ट्र को संबोधित भी किया है। उसको देखते हुए हमने माई सेल्फ वन मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मैं भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक मेंबर के रूप में कोरोना वायरस के लिए देश में क्या क्या स्ट्रेटेजी बन रही है या तो कार्य योजना बन रही है, उसके पर हम काम कर रहे हैं। सब पहले से ये 3 रास्ता है जो देश में ये वायरस विदेश से आ जाए, एक एयर रूट, एक सी रूट, तीसरा बांग्लादेश और हमारे नेपाल जैसे देश की बॉर्डर हमारी है। सभी जगह पे सब कड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। सभी देश में इफेक्टेड कंट्री से कोई भी मरीज देश में आते हैं या तो कोई भी ट्रैवलर आते हैं, उसको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है। वैसे ही सी रूट से मैं सर लुकिंग शिपिंग मिनिस्ट्री ऑल्सो सर, शिपिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से हमने सारे पोर्ट पर इनिशिएटिव लिया है। कोई भी क्रू आए उसको क्वारंटाइन कंपलसरी किया है। क्रूज देश में आ रहे थे उसको भी हमने डाइवर्ट कर दिया है। और बाय रोड से नेपाल और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को भी स्कैनिंग किया जाता है पर डे रेगुलरली। और ऐसी स्थिति में देश में कोई भी मेडिसिन की कमी ना हो और देश में मास्क भी, देश में 100 से ज़्यादा मास्क बनाने वाले यूनिट है। हमारे एनपीपीए के माध्यम से हमने उसका सर्वे किया है। पर डे 1.5 करोड़ मास्क बना सके इतनी हमारी कैपेसिटी है। उसका प्रोडक्शन भी ऑलरेडी शुरू हो गया। देश में मास्क की कमी नहीं है, देश में ग्लोव्स की भी कमी होने की संभावना नहीं है। सैनिटाइजर भी देश में देश की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध है। और देश में ऐसी कोई भी स्थिति ना खड़ी हो कि देश में क्राइसिस हो, उसको देखते हुए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। धन्यवाद। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 291 और 292 बोथ आर रिलेटेड। इंश्योरेंस फसल बीमा से जुड़े हैं दोनों सवाल, इसलिए हम लोग क्लब करते हैं इसको। 291 श्री प्रभाकर रेड्डी, एब्सेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 292 श्री आर वैद्यलिंगम, एब्सेंट। उत्तर सभा पटल पर दिए। धन्यवाद। श्री रवि प्रकाश वर्मा जी।
सर, माननीय मंत्री जी ने एक बार पहले भी सदन में आश्वस्त किया था कि वो आदेश करेंगे कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो रसीद जारी करेंगी। सर, वो आदेश अभी तक हुआ नहीं। लेकिन मैं आपसे ये जानकारी ये करना चाहता हूँ कि सर, जो किसानों का लॉस असेसमेंट होता है, संज्ञान लेंगे, किसानों का जो लॉस असेसमेंट होता है सर, उसमें दिक्कत आ रही है। सर, वो लेखपाल जाकर के असेसमेंट करता है, लेकिन बाद में अधिकारी कहते हैं कि नहीं, उसको कम करो। तो कई केसेस में ये देखा गया है कि जब कॉम्पेंसेशन मिलना होता है नुकसान का, तो किसी को 15 रुपया, किसी को 25 रुपया, किसी को 30 रुपया मिलता है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोटोकॉल प्रेस्क्राइब करेंगे कि जिससे कि लॉस का जो असेसमेंट हो वो ट्रांसपेरेंट हो और सही कॉम्पेंसेशन उनको मिल सके तत्काल। प्लीज। माननीय सदस्य ने जैसा विषय कहा है उसके अनुसार सरकार ने अभी जो नई फसल बीमा नीति के अंदर संशोधन किए हैं, तो उसके अंदर हम सैटेलाइट से जिस तरह से करके सर्वे और उससे और जिस तरह गिरदावरी रिपोर्ट के अंदर पटवारी रिपोर्ट करता है, दोनों को मिलाकर दोनों का मैच करेंगे और मैच करने के बाद में दोनों का एक साथ जैसे मेल खाएगा तो उसके अनुसार जब करेंगे तो उसमें एकदम एक्यूरेट जो नुकसान हुआ है किसान का तो वही आएगा और जिससे कि किसान को वास्तविक मूल्य उसको मिलेगा। प्लीज रवि प्रकाश जी, नहीं, रसीद के लिए एक क्वेश्चन नहीं, रसीद के लिए बिल्कुल जो रसीद की बात है तो आने वाले टाइम के अंदर इस कंपनी को कह दिया जाएगा कि किसान को रसीद मिले। और साथ ही हमने ये भी किया है कि किसान कंपनी अभी 3 साल के लिए कर दिया। पहले कंपनी अपने जो 1 साल के लिए टेंडर करती थी और उसके बाद में उसकी लायबिलिटी नहीं रहती थी इतनी, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर हम 3 साल के लिए उस क्षेत्र का कंपनी से टेंडर करेगी 3 साल के लिए, तो उसकी जवाबदेही भी रहेगी और 3 साल तक वहाँ रहकर किसानों की जो भी समस्या है उसको भी सुनेगी और उसका समाधान भी करेगी। धन्यवाद। श्री अमर पटनायक जी। So through you, I would like to state that Orissa in the last 20 years has faced 21 disasters, natural disasters. These disasters create havoc on the produce of farmers, with farmers being driven to penury season after season. So instead of a geography-based performance to the northeast alone, why not have a 90-10 ratio extended to disaster-prone states, in which case it is much more objective and rational? Thank you. अभी जैसा कि नई फसल बीमा नीति में जिसमें संशोधन किया है उसके अंदर पूर्वोत्तर के लिए भी हमने किसानों के लिए ये व्यवस्था की है कि जो फसल का बीमा होगा, पहले 50-50% के ऊपर सरकार का शेयर होता था, तो अब सरकार को उसके अंदर 90 और 10 का रेशियो रखा है, जिससे कि वहाँ की सरकार है उनको भी इतना प्रीमियम वहन करना नहीं पड़ेगा और उसकी वजह से ये सारी व्यवस्था करेंगे तो सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों को भी इसके अंदर, हालांकि पूर्वोत्तर के राज्य इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। श्रीमती जया बच्चन जी। सर, मैं मंत्री जी से थ्रू यू पूछना चाहती हूँ, द सेंटर हैज़ मेड क्रॉप इंश्योरेंस ऑप्शनल फॉर फार्मर्स अंडर PMFBY. Why? This can lead to drastic decrease in the number of farmers opting for insurance. What is the government doing to ensure that providing insurance under the scheme is economically viable to the insurance companies? Thank you. माननीय सभापति मोदी जी, जैसा सदस्य ने पूछा है कि स्वैच्छिक, ये पहले किसानों की डिमांड रही है और किसान संगठनों ने मांग की है समय समय पर, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भी है, भारतीय किसान संघ है और किसान मोर्चे हैं। ऐसे उन्होंने मांग की कि हमारे जो प्रीमियम पहले इस तरह से होता था कि जिसने भी ऋण लिया उनका स्वतः ही प्रीमियम कट जाता था, तो किसानों का इसमें था कि हमारे को इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रीमियम कट जाता है। तो अब इसको स्वैच्छिक कर दिया है और उसके अंदर राज्यों से भी हमने पूछा है और राज्यों ने स्वयं ने चलाकर हमारे पास में चिट्ठियाँ भेजी, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और मेघालय है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आसाम, बिहार, तेलंगाना और तमिलनाडु, उत्तराखंड, इन्होंने सबने चिट्ठी लिखकर कहा है कि इसको स्वैच्छिक किया जाए।
तो स्वैच्छिक किया है। अब उसमें यह भी कर दिया है कि किसान को, वो जो ऋण लेने वाले किसान हैं उनके आज भी इंश्योरेंस से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर कोई किसान चाहता है कि मैं अपना इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहता हूं, तो वो बैंक के अंदर 7 दिन पहले तक अपनी चिट्ठी ले जाकर दे दे कि हम इसमें नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो वो उससे बाहर हो सकता है। और जब भविष्य में अगर वो वापस इंश्योरेंस से जुड़ना चाहता है तो बैंक के अंदर चिट्ठी ले जाकर दे दे कि मैं इस इंश्योरेंस से जुड़ना चाहता हूं, उसका स्वतः ही प्रीमियम कटना शुरू हो जाएगा। तो ये स्वैच्छिक कर दिया है, किसान जो चाहे उसको उसका इंश्योरेंस होगा। धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह नागर जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये स्कीम में 50% सेंट्रल और 50% स्टेट का शेयर है। देश में ऐसे कितने राज्य हैं कि जो अपना 50% शेयर जिन्होंने नहीं दिया है, और उन राज्यों में के लिए सरकार क्या काम कर रही है कि वो अपना शेयर दें, जिससे उन राज्यों के किसानों को इसका लाभ मिल सके? ऐसे राज्य जो हैं जिनका प्रीमियम, हम वैसे निरंतर संपर्क में रहते हैं कि उनसे वो प्रीमियम आ जाए, तो उसके अंदर मध्य प्रदेश में लगभग 2731 करोड़ रुपए जो प्रीमियम के वहाँ से आने हैं, उनका शेयर का हिस्सा है। और इसी तरह राजस्थान के अंदर भी 1482 करोड़ रुपए जो उनके हिस्से का पैसा है, वो अभी तक नहीं आया। जैसे ही वो आएगा तो उन किसानों को यहाँ से हम प्रीमियम उसी दिन रिलीज़ कर देंगे। इसी तरह अगर स्टेट का नाम रहे तो महाराष्ट्र है इसके अंदर भी, और तेलंगाना है, कर्नाटक भी है, और ये वेस्ट बंगाल भी है। इस तरह से ये राज्य हैं जिनके हमारे प्रीमियम बाकी है, तो वो हम निरंतर उनके संपर्क में कि वो तुरंत अपने हिस्से का पैसा जमा कराए। तो हम उसी समय, हमारे पोर्टल के अंदर भी है, जैसे ही उनका हिस्से का पैसा आता है उसी समय हम पैसा जमा करवा देते हैं ताकि किसान को उसका क्लेम मिले। तो मैं सदन के माध्यम से भी उन सरकारों तक ये कहना चाहूँगा कि तुरंत वो अपने हिस्से का पैसा जमा करे ताकि किसान को उसका क्लेम मिल धन्यवाद। सके। धन्यवाद। श्री सुशील कुमार गुप्ता जी। जब फसल बीमा सबके लिए कंपलसरी था तो फसल का नुकसान किसान को यह कह के मना कर दिया जाता है कि पूरे रीजन के अंदर ये दिक्कत नहीं आई है, इसलिए व्यक्तिगत नुकसान आपको नहीं मिलेगा। जब स्वैच्छिक बीमा कर दिया गया है, क्या किसी पर्टिकुलर किसान के खेत के अंदर नुकसान होता है, बीमा कंपनियां उसको भरपाई करेंगी? सुशील जी सवाल प्लीज। यही पूछे, मेरा सवाल यही है, क्या बीमा कंपनियां व्यक्तिगत नुकसान को किसान के भरपाई करेंगी? पहले ये था कोई समय में जिस समय पूरा क्षेत्र को माना जाता था, लेकिन अब इंडिविजुअल कर दिया है और किसान अपना क्लेम जब चाहे कर सकता है और किसान को उसका आकलन करने के बाद में उसको क्लेम मिलेगा। श्री नारायण लाल पंचारिया जी। एक मिनट। धन्यवाद महोदय। एक मिनट। ये जो प्रश्न है, इंडिविजुअल किसान को ये प्रीमियम का बेनिफिट इंश्योरेंस का मिलेगा, तो अभी एक तो यूनिट गांव को बना दिया है, अभी वो मंडल और जिला यूनिट नहीं है, सो गांव को यूनिट बना दिया है। दूसरा, अभी आपकी जानकारी के लिए और सदन के माध्यम से देश के किसानों को जानकारी मिले, इसके लिए महाराष्ट्र में लास्ट ईयर में जो अतिवृष्टि हुई और अतिवृष्टि के चलते वहाँ से 64 लाख किसानों ने इंडिविजुअली अपने नुकसान को दर्ज करवाया। हमने कंपनियों को और सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलके इनका सर्वे करवाया और 4000 करोड़ रुपया से ज़्यादा रकम महाराष्ट्र के किसानों को भुगतान करा दिया। धन्यवाद। श्री नारायण लाल पंचारिया। धन्यवाद महोदय। सर, राजस्थान के किसानों की स्थिति के बारे में मैं बताना चाहूँगा। लगातार प्राकृतिक आपदाएं, चाहे टिड्डी का प्रकोप हो चाहे और कोई कारण हो, किसान बहुत त्रस्त है। राजस्थान की स्थिति किसानों की ये है कि फसल बीमे की मैं बात करूँगा, पिछले 3 वर्षों से 2017, 2018, 2019 लगातार 3 वर्षों से किसानों का फसल बीमे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहूंगा कि 3 वर्षों से ऐसे क्या कारण हो गए कि किसानों को अभी तक फसल बीमे का भुगतान नहीं हुआ, साथ ही बीमे की राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा, इसका भी स्पष्टीकरण बताएंगे तो ठीक रहेगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि पिछले 3 साल से जो किसानों का क्लेम है वो राज्य सरकार का जो अंश होता है वो राजस्थान के अंदर 2017 जो खरीफ फसल है उसका 3 करोड़ रुपए अभी बाकी है, और 2018 का हमारे पास में जो 2018 के अंदर
82 करोड़ रुपए राज्यांश बाकी है। 2019 के अंदर जो रबी की फसल है उसके भी 65 करोड़ रुपए बाकी है, और 2019 खरीफ की है वो 1331 करोड़ रुपए राज्यांश के जो बाकी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी 50 करोड़ रुपए अभी 2 दिन पहले आए हैं, तो हमने उनको वापस हमारे हिस्से के पैसे रिलीज़ कर दिए हैं, और ये जो बाकी का पैसा है लगभग 1200 करोड़ 1300 करोड़ के आसपास रुपया, जो राज्य सरकार का जैसे ही पैसा आएगा तो हम यहाँ पर तुरंत उसको अपने हिस्से का पैसा रिलीज़ करेंगे, जिससे कि किसान को तुरंत इसका लाभ मिले। और मैं राजस्थान सरकार के से भी हमने संपर्क किया है, निरंतर हम उनसे बात कर रहे हैं कि तुरंत अपने राज्य का हिस्सा पहुँचाए। और रही बात टीडी का जो नुकसान हुआ था, तो उसका भी हमने केंद्र से एक टीम गठित की, और जिन जिलों के अंदर टीडी से आपदा आई थी तो वहाँ पर भेजा, और वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद में अभी हमने ये बाड़मेर जालोर के अंदर भी 31 करोड़ रुपए लगभग उनका क्लेम बनाए, जो हम कंपनियों को बता दिया जारी करने वाले हैं। और इसी तरह जैसलमेर के 14.42 करोड़ रुपए हैं, वो भी जारी हो जाएंगे, और जोधपुर के अंदर 5 करोड़ रुपए हैं, और इसी तरह बाड़मेर का 3 करोड़ और 50 लाख रुपए लगभग जो इतना बनता है, ये सारा हम तुरंत ही किसानों के खातों में पहुंचा दें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 293 श्री अजय प्रताप सिंह। माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या 293। पहला सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि क्या सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तो उसका ब्यौरा क्या है, कृपया जानकारी दें। धन्यवाद। महोदय, राज्य सरकार नाबार्ड में आवेदन करती है और नाबार्ड उसको स्वीकृति देता है। मध्य प्रदेश की विशेष तौर में सदस्य ने पूछा है, 16-17 में 1855 करोड़ दिया गया, 17-18 में 2019 करोड़ रुपए दिया गया, 18-19 में 2033 करोड़ रुपए दिए गए। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत देश में क्या सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया था, और अगर कोई लक्ष्य निर्धारित किया था तो क्या उसे प्राप्त किया है? कृपया इसके संदर्भ में राज्यवार जानकारी दें। महोदय, क्योंकि लक्ष्य राज्य सरकारें निश्चित करती हैं और केंद्र सरकार निधियां रिलीज करता है नाबार्ड के माध्यम से। महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूं, सरकार राज्यों से आए हुए प्रपोजल को नाबार्ड देता है। मैं यदि राज्यवार जाऊंगी तो मुझे लग रहा है कि सदन का समय भी वेस्ट होगा। मैं संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ महोदय, एक ये गांव के विकास के लिए निधि भी जारी होती है, क्योंकि उनके मूल प्रश्न में है गांव के विकास की अवसंरचना क्या है। गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के अंतर्गत, और बकाया सड़कों के लिए राज्यों से जो प्रपोजल आते हैं वो नाबार्ड उसमें पैसा देता है। श्रीमती यमी याग्निक। The Honorable Vice Chairman, sir, I would like to ask through you, sir, to the Honorable Minister. The banks have lowered their contribution to the RIDF from 60%, which was in 2009, to almost 18% to the present day. The Reserve Bank of India in February 2019 formed an internal working group led by Shri M.K. Jain to review agricultural credit and recommended that there is a need to increase the share of RIDF allocation. Has the government taken the recommendations of this report of this panel into consideration at all? Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, RIDF एक ऐसा फंड है
जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में अब संरचनाओं के लिए इसको उपयोग किया जाता है। और स्वाभाविक रूप से जब सरकार यह तय करती है कि बैंक्स कृषि के क्षेत्र में कम से कम इतना खर्च करेगी, सामाजिक क्षेत्र में इतना खर्च करेगी, अधोसंरचना के क्षेत्र में इतना खर्च करेगी, अगर वो खर्चा नहीं हो पाता है तो वो सारा का सारा पैसा इस फंड में आ जाता है। इसके अंतर्गत लगभग 32 कार्यकलाप हैं और 32 कार्यकलापों के अंतर्गत राज्य सरकार के जो प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जाती है। जहाँ तक हमारे पूर्व सदस्य ने लक्ष्य के बारे में पूछा तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 17-18 में 28,000 करोड़ रुपए का आवंटन था, उसमें से 24,992 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई थी। 18-19 में भी 28,000 करोड़ था, उसमें 27,623 करोड़ रुपए जारी किए गए। 19-20 में 28,000 करोड़ रुपए है, उसमें 19,442.42 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है। लक्ष्य और उपलब्धि संतोषजनक है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 294 डॉक्टर विकास महात्मे। सर, क्वेश्चन नंबर 294। माननीय मंत्री जी। महोदय, पटल पे उत्तर है। पहला सप्लीमेंट्री। First of all, I shall like to congratulate the Honorable Minister for under the Blue Revolution, the export has increased to a great extent. My first question is, महाराष्ट्र में कितने करोड़ रुपए का इंश्योरेंस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत मछुआरों के लिए ये नीली क्रांति में किया गया है? महोदय, 91 से देश के अंदर ये बीमा की योजना चलाई गई और उस समय हम 1 लाख रुपए का मृत्यु का जीवन बीमा का लेते और 50,000 रुपया हम देते थे अपंगता पर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लाया तो 16-17 में हम इसे दोनों को मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद उसकी राशि उसका अमाउंट 2 लाख रुपया हो गया मृत्यु का और 1 लाख रुपया अपंगता का। विभाग ने 3 रुपया 54 पैसा प्रति व्यक्ति की दर से लगा करके 10,000 रुपया हमने हॉस्पिटल के लिए भी, भर्ती जब होते हैं उनके लिए भी दिया। वैसे देश में औसतन 42 लाख मछुआरे का सालाना बीमा होता है और जो उन्होंने कहा 3.61, लेकिन हम जो क्लेम्स है वो महोदय 583 औसतन आ रहा है, जिसका हम 412 सालाना दे रहे हैं और 12 करोड़ कॉम्प्लेक्स अमाउंट आ रहा क्लेम्स, उसमें 6.57 करोड़ हम उसका पे। दूसरा सप्लीमेंट्री। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि किसान फसल बीमा योजना के सरीका और कोई बीमा योजना मछुआरों के लिए करने का सरकार का विचार है क्या? महोदय, अभी देश के अंदर जो बीमा का है उसमें फिशरमैन का ही है और देश के अंदर जो रजिस्टर्ड फिशरमैन हैं उनके जीवन का। फसल का जहां तक सवाल है, कई राज्य, देश के 4-5 राज्य उसके भैसिल का भी करते हैं। अभी हमने भी प्रयास किया है कि उसका क्या आता है एनएफडीबी के माध्यम से कि फसलों का हम आकलन करें। राज्य सरकार मेरा स्टेक होल्डर है, राज्यों से भी मिलकर के हम बात करेंगे कि जिस ढंग से क्रॉप्स का बीमा होता है, फसलों का बीमा, उसी तरह से मछुआरों के फसल की बीमा को कैसे हम लें, ये अभी तक ये विषय हम नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, ये फिशरमैन और नए मछुआरे जो आज भारत, मैं गर्व से कहता हूं महोदय, 49% की बढ़ोतरी
हमने प्रोडक्शन में किया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 साल में हमारा 49% की बढ़ोतरी हुई है। तो हमारी भी चिंता है, राज्यों से बात करके कोई रास्ता निकलेगा तो मैं सदन को निश्चित होगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 295 श्री कामाख्या प्रसाद तासा। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, माननीय मंत्री जी आपको उत्तर देना है, प्लीज। कृपया जब सदन चल रहा हो तो आपस में चर्चा न करें, नहीं तो यह सुविधा होगी। प्लीज। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। नहीं चल रहा सर। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जो आंसर दिया है मेरे को इतना सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, फिर भी आई लाइक टू ask the question, what steps are taken by the government to implement the laws, जैसे टी एक्ट 1953, टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 2005 और टी मार्केटिंग कंट्रोल बोर्ड 2003। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, क्या टी इंडस्ट्री अभी बहुत गहराई संकट में है, इसके लिए मिनिस्ट्री क्या सोच रहे हैं? मेरे को नहीं लगता है क्या मिनिस्ट्री बहुत सीरियस है। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट भी किया, क्या स्टेप्स आर गोइंग टू टेक बाय द मिनिस्ट्री टू सेव द टी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? Honorable Chairman, sir, the government is very much committed to the development of the tea industry, and from time to time several orders have been coming out, several schemes have been brought out in order to promote the tea industry. In fact, I was just seeing the figures. In the subsidy amount also has significantly gone up all over the country, whether Northeast, West Bengal, South India, and overall a 54% increase in subsidy amount can be seen between 1819 and 1920. Apart from that, there are several schemes for tea development and promotion which are being implemented by the tea board. The scheme includes replantation, rejuvenation, field mechanization, factory modernization, quality certification, and also the workers' welfare. So we are working on a series of special packages for different new areas also. For example, in Kangra in Himachal Pradesh, we are now trying to promote tea production. Also, the northeastern states are now another focus area for tea promotion, particularly Arunachal Pradesh and Sikkim. Uttarakhand has started a tea development board and we are supporting them. So our idea is that we must promote tea production all over the country. One important initiative is for promoting organic teas, which is becoming the flavor of the season, and worldwide there's a lot of acceptance for organic and herbal teas. Thank you. Question number 296, Sri P. Bhattacharya. 296, sir. First supplementary. Sir, I tell you, the Bardhaman to Kathua train, the frequency is very limited. 5, 10, 7 and 9:35 in the morning, and the evening 2 p.m., 18 and 20. But I would like to inform the Honorable Minister, only the distance is 52 kilometers. Can you have any project to start an express train so that frequency can be increased and the local people will be benefited by that? Sir, the honorable member, he knows, sir, 6 pair of trains already running, sir, there. 6 pair of trains already running, and the revenue is only 4,076 rupees, sir, per day. And each train we are getting about 435 number of tickets. So if the honorable member requires anything, I'll ask our officers to study that. And if he has any specific this thing, then we'll study and take the necessary action. Do you not feel that if you increase the frequency, then the ticket, the sale of this section is only 435, what you have mentioned? Do you not think it will increase? Because that line is very busy line. So when do you have any planning
for further investigation into this matter? From the state government, then we can think of this 6 pair of trains, sir. Please understand, about 40,000 people they are traveling in the West Bengal. Out of 40,000 people, 40 to 42,000 people, the revenue is only 4,000. Time is over, so now please. माननीय सदस्यगण, आज दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। भारत ने सभी संभव उपाय किया है। कल देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता के साथ संवाद किया। भयभीत होने की कोई वजह नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की अपील कर उन्होंने जनता का विश्वास बढ़ाया। कोरोना के संकट से बचने के अनेक उपाय और कार्यक्रम उन्होंने बताए। रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। यह संसद सरकार के संकल्प के साथ है। सब मिलकर कोरोना संकट दूर करेंगे, यह विश्वास प्रकट करती है। माननीय उपसभापति महोदय, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा है, उन्होंने अपनी गहरी चिंता भी व्यक्त की है और सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो सब हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। पूरा देश इसमें एक है। प्रधानमंत्री जी और सरकार जो इस पे कदम उठा रही हैं, जो WHO ने कहा है, जिस तरह के प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए वो देश में शुरू किया गया है। क्योंकि भारत की आबादी बड़ी है, इसलिए हमको पूरी तरह से सतर्क रहना है। ख़ास तौर पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, जो दुनिया भर में हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। मैंने आज भी सुबह सदन में एक चीज़ उठाई है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ जो मुझे उत्तर मिला, क्योंकि हम देश का कानून बनाते हैं, भारत की संसद है। हम इस देश में एक कानून है एपिडेमिक्स एक्ट। एपिडेमिक्स एक्ट लागू हो चुका है भारत के अंदर। दूसरा, धारा 144 लागू हो चुकी है पूरे देश में। दुकानें बंद, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और हो रहा है। तीसरा, कल सरकार की जो नोटिफिकेशन है कि 65 साल से गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन भारत सरकार की और PIB ने रिलीज़ की है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं कानून पढ़ा हूँ, संविधान पढ़ा हूँ, कि क्या एक्सेप्शन हो सकती है? क्या हम अपने आप को भारत के कानून के ऊपर कह सकते हैं? हम देश को कहें, मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ कि हम देश को कहें कि कानून का सम्मान करो, ये एक्ट लागू हो गया, ये नोटिफाई हो गया, पर हमारे पे लागू नहीं हो रहा। मैं ये देखिए, ये भी एक विषय है, यहाँ हज़ारों लोग हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं। हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री के उसका मैं इसको विवाद नहीं बनाना चाहता। सुबह कहा हम था, समर्थन करते हैं। आपने उठाया। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा माननीय ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद जी, आनंद शर्मा जी और सभी दलों के नेताओं का, सभी माननीय सदस्यों का कि सर्वसम्मति से हम इसको आज इस प्रस्ताव को पारित कर रहे हैं। और वास्तव में पूरे विश्व में आज ना सिर्फ भारत के नेतृत्व की, पर पूरे देश की हर एक संस्था की, चाहे वो हमारे अस्पताल, डॉक्टर हों, नर्सेज हों, एविएशन से जुड़े हुए लोग हों, हमारे पायलट्स और उनकी क्रू हो जिन्होंने जाके विदेशों से भी भारतीयों को वापस लाए, पूरे विश्व में आज देश की सराहना हो रही है, देश की तारीफ हो रही है। रेल कर्मचारी दिन रात लगे हैं रेल को कैसे, और रेल की तो व्यवस्थाएं आप जानते हैं कैसे गहरे देश के कोने कोने तक जाती हैं, उसको साफ सुथरा रखना, उसको सैनिटाइज करना, एक प्रकार से देश में आम भावना इस संकट के साथ लड़ने की है और संकट में विजय प्राप्त करने की है। और हम सब इसमें शामिल हैं, हम सब इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। मीडिया का खास तौर पे सरकार के और देशवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करूंगा कि बड़ा संतुलन और बहुत पॉजिटिविटी से उन्होंने इस मैसेज को देश में बढ़ाया है। सभी हमारे डॉक्टर्स, हमारे सब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, हमारे सभी कानून व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी, एक प्रकार से देश में एक अलग ही भावना से इस संकट का सामना किया जा रहा है। माननीय आनंद शर्मा जी को भी मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूँगा, वो कानून जो एपिडेमिक एक्ट है और जो कल का नोटिफिकेशन है वो भी ये कहता है कि जो इसेंशियल सर्विसेज और रिक्वायरमेंट्स देश के सामने, जैसे कोई डॉक्टर है 65 साल से ज़्यादा है लेकिन आज देश की सेवा कर रहा है, ऐसे ही अलग अलग प्रकार से देश में जो इसेंशियल लोग ड्यूटी पे जाते हैं उनके लिए उस कानून में एग्जेम्पशन है। एक प्रकार से पार्लियामेंट भी
अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। आज बजट पार्लियामेंट के समक्ष है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स पे भी चर्चा जारी है। लोकसभा में फाइनेंस बिल पारित होकर फिर राज्यसभा में आएगा हमारे चर्चा के लिए, और वो भी एक प्रकार से बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि 1 अप्रैल हाल में 10 दिन बाद आने वाली है। देश के खर्चे, आखिर हमको कई देश ऐसे हैं जहाँ पे बजट लैप्स हो जाते हैं और एक्चुअली सरकारी दफ्तरों में भी ताला लग जाता है। भारत में पहले की तरह हम कोई वोट ऑन अकाउंट नहीं करते हैं। अब बजट 1 अप्रैल से बजट के अनुसार ही खर्चे होते हैं, तो सरकार को भी चलाने के लिए बजट पारित करना एक प्रकार से बड़ा इसेंशियल एक्टिविटी है। साथ ही साथ एक पूरे देश के जनता को एक मैसेज भी जाता है कि ये सही माने में लीडरशिप का एक प्रतीक है, एक लीडरशिप दिखाई जा रही है पार्लियामेंट के माननीय सदस्यों द्वारा कि हम आगे, वी आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हम अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहे हैं और देशवासी भी हमारा इसमें समर्थन दे, ऐसा आपसे मैं महज ये कहना चाहूंगा कि सुबह में ये सवाल उठा था और माननीय चेयरमैन ये स्थिति स्पष्ट कर दी थी। नाउ द हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 2:30